सुप्रीम कोर्ट की ये जो रूलिंग है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि इस एक्ट के बहुत सारे केसेस लगते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड एक क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। हम तुमने भी इस एक्ट के बारे में बहुत चीजें सुनी होंगी, ठीक। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो शायद आपको थोड़ा सा सचेत करने के लिए बोला गया होगा। कि भाई ये जो एक्ट है थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक। वो खतरनाक अब कैसे था मतलब कैसे उसको पोर्ट्रेट किया गया है खतरनाक, एंड कैसे वो खतरनाक नहीं है, एंड कैसे आपको सही में शायद एक्चुअल में सावधान रहना चाहिए, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर टू द पीपल बिलोंगिंग टू, मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरा इंटेंशन किसी को डेरोगेटरी रिमार्क पास करना नहीं है, एंड आप कृपया बुरा ना माने, बुरा मानने वाली चीज बोलूंगा भी नहीं, ठीक। एंड जितनी आपको गाली देनी है अपने तक रखें, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, एंड मैं एक ब्राह्मण हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हूँ डिस्क्लेमर में अपने। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूज आई सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, एक सिग्निफिकेंट रूलिंग पास करी है रिगार्डिंग दिस एंटायर एट्रोसिटी, हम इसको अब बोलेंगे एट्रोसिटीज एक्ट, पूरा नाम नहीं पढ़ रहा मैं, हम इसको आगे रेफर करेंगे एट्रोसिटीज एक्ट। 1989 का ये एक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने एक की इशू यहाँ पर ये विटनेस कराया कि भाई बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर कोई नॉर्मल भी बातचीत कर रहा है तो सामने वाला उसके खिलाफ जाकर क्या है, कोर्ट में केस लगा दे रहा है कि भाई इसने मेरे बारे में बोला और मैं इसको इस एक्ट के तहत घसीट रहा हूँ कोर्ट में। सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा। आपको क्यों वॉर्न किया जा रहा है इस एक्ट के अगेंस्ट बचपन से? कोई ऐसा जिसने इस एक्ट का नाम ही नहीं सुना था आज तक? तो ये वाह मेरे मासूमों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, पढ़ लो, जिंदगी में बहुत काम आएगा, और कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचना, ठीक। अब आगे सुनते हैं, ठीक। तो अब ये जो एक्ट है इसका ऑल टुगेदर मोटिव क्या था, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ, व्हाई वाज दिस एक्ट पास्ड। अब क्योंकि आपको पता है कि इंडिया हैड अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेसिंग द पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट, जो उस टाइम पे लोअर बोले जाते थे, ठीक है। बाद में तो कास्ट सिस्टम वगैरह सब अबॉलिश हो गया और सब कुछ हो गया, बट ऑफिशियली क्या है कि एससी और एसटी में बहुत सारे सरनेम्स, कैटेगरीज और कास्ट को डाला गया, ठीक। अब वो अभी लोअर कास्ट नहीं है, अभी वो है क्या, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक। तभी उनको इसमें डाला गया है एक प्रॉपर लिस्ट बना के, ठीक। जो वर्णा सिस्टम चलता था जब, आपको पता होगा, उसमें कौन कहाँ कैसे क्लासिफाई होता है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, बट आपको अगर वर्णा सिस्टम पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो भी, ठीक, तो ये सारे लोग थे, इसमें कौन कहाँ किस लेवल पे क्या बिजनेस करता था, ये हिस्ट्री आपने बेसिक पढ़ी हुई है, ये अगेन मैं नहीं समझा, ठीक। बट यहाँ पर आपको ये पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी के मैटर्स आए, बहुत ज्यादा सप्रेशन के मैटर आए, ठीक। अब वहां पर इन सारे प्रोसेसेस को रिवर्स करने के लिए कोर्ट ने बोला कि भाई एक तो हम अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करेंगे अंडर आर्टिकल व्हाट, 17, 16, 15, 18, 17, 70, ठीक, आप कह रहे हैं तो सही होगा। तो 17 पे खतरा हमने करा कम, किसके लिए, द पीपल बिलोंगिंग टू द एस सीज एंड एस टी, के भाई अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस होगी। उसके बाद क्या है, देवदासी कल्चर, अगर आपने सुना, देवदासी कल्चर, कि महिलाओं को दासी बना दिया जाता था क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करती थी या जो भी था जैसा भी, ठीक है। उनको मैनुअल स्कैवेंजर्स फोर्स करके इधर उधर कचरा उठाना, गोबर उठाना, आपका जो पूरा एक्सक्रीटा है, पूरा वेस्ट है, वो जबरदस्ती बिना कोई, देखो कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं करेगा ये काम कि भाई आपकी पोटी कोई उठा रहा जाके, उसको फोर्स किया जाएगा उस चीज पे, और जिसको फोर्स किया जा रहा है उसको फील होगा कि वो सप्रेस्ड है, ठीक। तो ये होता था, दिस इज वेरी मच ओपन सीक्रेट
कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सबको ही पता है, ठीक है, कि हमारे पूर्वजों ने करे हैं कुछ कांड जिसको हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो है जो है, तो उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते, बट आगे लॉस बना सकते हैं, तो हमने बनाए। अब जो लॉस बनाए उसमें क्या हुआ कि इनके ऊपर वो अट्रोसिटीज जो है, एक मिनट रुकने का, चार्जर लगा, मैं बोलता जाता हूँ, जो अट्रोसिटीज हैं ऑन दीज बैकवर्ड क्लासेस वो कंटिन्यू ना हो, और उनको अब कोई ऐसे नजरों से ना देखे, ऐसी चीजें ना बोले ना करे, ठीक। तो उसके लिए पास करी गई थी 1989 में ये एक्ट। अब ये एक्ट में क्या हुआ, जो भी इंसल्ट और इंटिमिडेट करता, एक इसका प्रोविजन है जो बोल रहा है कि आप अगर किसी को बोल रहे हो कि भाई तुम तो ये हो, भाई तुम तो वो हो, और इस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम तो ऊपर हम तो नीचे, और ऐसा ऐसा, ठीक, उल्टा बोला है मैंने, जान, ठीक। तो बात ये है कि अगर ऐसा कोई कुछ बोलता है तो वो क्या होगा, क्या वो एक इंसल्ट में आएगा? इस पे मुद्दा रहता है हमेशा, इस पे बहुत केसेस फाइल हुए, 3-4 केसेस में लेके भी आया हूँ आगे, जो कि तुमको याद रखना, ठीक। बट बात यह है कि ये एक्ट इसलिए पास करी गई थी, उसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन ये है, अगर आप किसी को उसके कास्ट के बेसिस पर कमेंट करते हो और इंसल्ट करते हो, तो बेटा सीधे उठा के ले जाएंगे तुम्हें घर से, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, जेल भी हो जाएगी, सब हो जाएगा लाइन से, तुम्हारा आराम से अच्छा खासा पैसा और टाइम निपट सकता है इस एक एक एक्ट के वजह से, इस एक्ट की वजह से और तुम्हारे एक्ट की वजह से, ठीक। तो सही भी था बहुत जगह, बट व्हेन देयर इज अ पावर गिवन टू समवन, मिसयूज भी उसका होता है, ठीक। वो मिसयूज रोकने के लिए यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है इस केस में। रिसेंटली क्या हुआ कि जो ये मलयालम यूट्यूब न्यूज चैनल है, ठीक, इसका क्या नाम है, मरुनदन मलयाली, उसका एक एडिटर है शाजन सकारिया। ये बंदा जो है ये एक यूट्यूब चैनल का मान लो कि ओनर है, ठीक है, ये न्यूज चैनल है, उसका एडिटर था ये, ओनर नहीं बोल सकते, एडिटर ही बोलेंगे, एडिटर था। और ये क्या करा इसने कि जो एक एमएलए है, कौन, क्या नाम है, पीवी श्रीनिजिन, ये केरला का एक एमएलए है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिलोंग करता है एसटी कैटेगरी से। इसने उसके बारे में कुछ बोला होगा, अब भाई ने क्या करा कि इनके खिलाफ इस एक्ट के थ्रू क्रिमिनल केस लगा दिया कि इसने मेरे ऊपर, क्योंकि मैं एससी हूँ, इंसल्टिंग रिमार्क पास करा है। ये मामला पहुंचते 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 पहले केरला में नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर वो हाई कोर्ट में गया, अब ये कहाँ का हम जजमेंट पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। ये मामला वहां गया और ये सारा रिमार्क का बोला। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है स्कोप ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट किस किस पे कैसे कैसे लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंसल्ट और इंटिमिडेशन है जो कि एम किए जाते हैं एससी और एसटी के खिलाफ, डू नॉट ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूट एज एन ऑफेंस। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन, आप सामने वाले की बेइज्जती करो, मर्जी आपकी, करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप कर रहे हो बेइज्जती, तो अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होता तो आज तक क्या हो रहा था कि सामने वाले ने तो आप पे एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, आप तो अंदर गए, ठीक। यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि भाई सिर्फ बेइज्जती करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक उस बेइज्जती में सामने वाले के कास्ट का नाम नहीं लिया गया और वो बेइज्जती इस मैनर में नहीं की गई कि वो उसके कास्ट को पॉइंट आउट कर रही है, तब तक वो इस एक्ट के अंडर फॉल नहीं करेगा। दिस इज द क्लैरिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक। अब मैं किसी और को क्या बोलूं, मैं अपने ऊपर बोल लेता हूँ, चलो ठीक है, मेरे पे कोई एक्ट नहीं लगे। अब मान लो एक इंसान है जो किसी जगह कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाती है, ठीक, उसने बोला कि तुम लोग उससे क्यों पढ़ रहे हो, वो तो बेवकूफ भैया है, उस इंसान को 2 साल से ज्यादा का भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैम की जो है मैथ्स तो पहले खराब थी, ठीक, अब उस इंसान को 2 साल से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैम ने बोल दिया। अब आपने कल का स्टेटस देखा होगा, 2021 में भैया आपके नोट्स पड़े थे, आज DULLB में स्कॉलरशिप मिली, तो कितने साल हो गए 21 से, तो थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, रेस इप्सा लॉक्विटर, लीगल मैगजीन, ठीक, मुझे बताने की जरूरत नहीं,
तो जो बेवकूफ भैया है, वो भैया बेवकूफ इसलिए है क्योंकि वो ब्राह्मण, उनकी तो जात ही वही है, वो तो तब से ही सप्रेस करते आ रहे हैं। अब ये रिमार्क क्या हुआ, अगर कोई एक्ट बनी होती ब्राह्मण सप्रेशन एक्ट, ठीक, अगर ऐसा कुछ होता तो इमेजिन करो ये वही एक्ट, तो क्या अब यहाँ पर मेरी जाति, मेरे कास्ट को इन्वॉल्व करके कुछ बोला गया है, तो क्या मैं एक्ट को इन्वोक कर सकता हूँ? एग्जैक्टली यही क्लैरिफाई करा है सुप्रीम कोर्ट ने। जब तक आपके ऊपर बोला जा रहा है, आपके किसी एक्ट के ऊपर बोला जा रहा है, वो इस अट्रॉसिटी एक्ट में नहीं आएगा। जैसे ही आपकी जात पात को उठा लिया कि भाई तुम तो हो ही एससी, तुम तो हो ही एसटी, हो तुम तो, तुम्हारे तो पूर्वज ही ऐसे थे, तो तुम तो ऐसे और वैसे, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कोई, यस डेफिनेटली आप एक्ट को इन्वोक करोगे और वही सारे प्रिंसिपल्स फिर अप्लाई हो जाएंगे जितने उसमें लॉ दिए हुए हैं। ठीक, एक हो गया ये क्लैरिफिकेशन। यहाँ पर सेम चीज सेकंड वाली लाइन में बोली हुई है, द इंटिमिडेशन मस्ट बी स्पेसिफिकली लिंक टू द कास्ट आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। ठीक, समझ गए कि अरे तुम तो वही ब्राह्मण इसलिए तुम बेवकूफ, हाँ, मतलब ये नहीं, फैक्ट नहीं, सही बोल रहा हूँ, मतलब आपने मेरी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को क्या करा, उसके बीच में ले आया। ठीक, अगला पॉइंट, जो सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज आर है इस पूरे एक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला, इंटेंट टू ह्यूमिलिएट, ठीक है, ये बोलता है, जो ह्यूमिलिएशन वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ये सेक्शन ये वाला है जो इंपॉर्टेंट है, जब ह्यूमिलिएशन के बेसिस पे आपको उठा के ले जाते हैं। तो 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज आर, ठीक, आर कैसे याद रखोगे कि इंसान रोता ही है फिर उसको इन्वोक होने के बाद, ठीक, जिसके ऊपर लग गई वो रोएगा ही, क्योंकि काम ही उसने ऐसे करे। जब तुम्हें पता है कि भाई सामने वाले की जात पात पे कुछ नहीं बोलना है तुम्हें, अब वो ब्राह्मण हो चाहे कुछ हो, ठीक, क्यों बोलना है, जात पात से बाहर निकलो, धर्म से भी बाहर निकलो, उसके कामों पे बोलो। वो बेवकूफ है तो उसने कुछ अगर ऐसी बेवकूफी करी है तो भाई, तो बोलो बेवकूफ, जो बोल रही थी वो खुद बेवकूफ है ठीक, तो अगर उसने बेसलेस चीज बोली है तो, ठीक, समझ गए हम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इंटेंट टू ह्यूमिलिएट देखा, और उसमें अगेन कोर्ट ने बोला कि आपको कास्ट आइडेंटिटी को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। अब सिंपली नोइंग द विक्टिम्स एससी और एससी एससी और एसटी स्टेटस इज नॉट सफिशिएंट। अब यहाँ पर कोई बोले सर इसने मेरी बेइज्जती करी, भले ही मेरे कास्ट का नाम नहीं गया, लेकिन उसको पता तो था ना कि मैं एससी हूँ, नॉट सफिशिएंट। वही बोला कोर्ट ने, पता हो कुछ हो, तुम्हारे बारे में कुछ बोला क्या उसने, नहीं बोला, ठीक, मतलब कास्ट के बारे में। अगला, यहाँ पर बात चल रही थी, पूरा मुद्दा था एंटीसिपेटरी बेल का। अगर ये वन लाइनर कल को स्लैट में आ गया, कल को एलसैट में आ गया, कल को ये किसी ओलेट में आ गया कि भाई ये जो पूरा कास्ट सिस्टम के ऊपर, कास्ट सिस्टम नहीं है, अट्रोसिटीज वाला मामला था, इसमें जो मलयाली इंसान था, वो मुद्दा किस चीज पे था, एंटीसिपेटरी बेल का मामला है, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, देखो कौन था, चैनल का नाम क्या था, उस इंसान का नाम क्या था, उस एमएलए का नाम क्या था, ठीक, यहाँ पर 1989 में एक्ट हुई है, ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सेक्शन का नंबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कोर्ट ने कंक्लूड करा है कि जो एडिटर के कमेंट थे, उन्होंने कहीं से भी ये इंटेंशन नहीं दिखाई कि सामने वाले के कास्ट के ऊपर वो कुछ बोल रहा था, इसलिए आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो भाई ने अगर बेइज्जती करी तो वो डिफेमेशन अलग हो सकता है, बट अट्रोसिटीज एक्ट लग रहा है नहीं लग रहा है वो बात अलग है, ठीक। यहाँ पर अट्रोसिटीज एक्ट की बात चल रही थी। अब हम थोड़ा एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक्ट जो है, इसको आप SC ST एक्ट भी बोलते हो प्यार से। तो जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ द कंट्री। जिसने आज पहली बार सुना है तुम्हें भी पता कर लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक। एक सेक्शन है 375 आईपीसी में, पुराने आईपीसी, ठीक है, क्या है ये पता है तुम, पता ही होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन ऑफ द एंटायर कंट्री, ठीक। एक है सेक्शन 354 आईपीसी का ही, सुना है, लड़कियों को तो पता होना चाहिए, 354 आईपीसी, 299, 300, 302,
ये रटे पड़े होने चाहिए तुम्हें कि इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये कुछ ऐसे हैं सेक्शंस और एक्ट्स जो तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तुम यहाँ लगे हुए हो, हेलो क्यूटी तुम मेरे डीएम को रिप्लाई नहीं कर रही, कल तुम मुझे बस स्टॉप पे दिखी थी, बैग कल हल्का लग रहा था, स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही क्या? हमसे पढ़ लो, हम भी कोचिंग पढ़ाते हैं। कॉमर्स में हो, हम भी कॉमर्स से थे, हम पढ़ा देंगे, हमसे तो पढ़ो थोड़ा थोड़ा। वो उठा के सीधे 354 लगा दे कि तुम्हारी पढ़ाई निकल जाएगी। ठीक, तो अब अभी तो नहीं लगाएगी, अब तो वो बीएनएस लगाएगी। बट क्या तुम लोगों को एक चीज और पता है, एक फैक्ट, कि बीएनएस आ गया लेकिन अभी भी अगले 25-30 साल आईपीसी चलेगा कुछ कुछ जगह। ये फैक्ट नहीं पता तुम? मान लो मेरे ऊपर कोई केस है, मैंने अपने एक एक्स कलीग का मर्डर कर दिया, ठीक, क्योंकि उसने मेरे बारे में बहुत चीजें बोली, ठीक, बिल्कुल खूना खान गला काट के फेंक दिया और सीधा गिरा वो गला नोएडा में। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक, और वो मामला कब का है, वो जून जुलाई के पहले का है, जुलाई में अप्लाई हुआ है ना बीएनएस, ठीक, तो वो मामला उसके पहले का है। तो अब वो ऐसा थोड़ी होगा कि फाइल में तुम सेक्शन बदल दोगे सारे के सारे, क्या? अच्छा, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि लॉज आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, जो भी होगा आज से होगा। जुलाई के बाद जो भी केस फाइल होंगे वो बीएनएस में लगेंगे, उसके पहले वाले तो भाई 25-25 साल से जो चल रहे हैं और जो अगले 25 साल तक चलेंगे, उसमें सब में आईपीसी ही लग रहा है, सीआरपीसी ही लग रहा है। तो बीएनएस आपके तो एटलीस्ट एक्टिव टेन्योर में 100% नहीं लगेगा, लगेगा मतलब जब जब आपका नया मामला आएगा। लेकिन अगर आप कोई पुराना केस पे काम कर रहे हो, मान लो आप कब ग्रेजुएट है, 2030 में ही हो गए होपफुली, 2030, जो जो एक बार में पेपर निकाल के कॉलेज ज्वाइन कर ली, कुछ कुछ 2031 वाले भी होंगे, कोई बात नहीं। ठीक, तो इमेजिन करते हैं हम सब म्यूचुअली 2032 तक ग्रेजुएट हो गए, ठीक, हमने 32 में, 33 में, 34, 35 जब भी, ठीक, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा भाई, मैं 35 को हो जाऊंगा तब, तो जो भी है। तो बात यह है कि आपने उस टाइम तक प्रैक्टिस चालू कर दी, या फिर आप कोई केस पढ़ रहे हो और आप ऐसा मामला पढ़ रहे हो जो कि 2024 का ही है लेकिन जैन फेब में चालू हुआ था, लेकिन वो तब तक चल रहा है, तो आप वहां पे बैठ के बीएनएस लगाओगे क्या? वो आईपीसी ही चल रहा होगा उसमें। ठीक, ऐसे चलते हैं मामले। आपने अभी ये नहीं देखा कि लॉन्गेस्ट पेंडिंग केस एक बंद हुआ है अभी रिसेंटली? वो कब चल रहा था, कब से चालू था? 1948 शायद, तब से जाके वो आज खत्म हुआ है। तो आजादी का अमृत महोत्सव अब मनाए। ठीक, तो ऐसे चलते हैं केसेस। और एक चीज और बताता हूँ मैं कि सिविल मैटर्स थोड़े ज्यादा लंबे चलते हैं एज कम्पेयर टू क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल में तो पता है मार डाला उनका, क्या और क्या बोलेंगे, ठीक है, मार दिया मार दिया, प्रूव करो कि तुमने नहीं मारा है। वो एक हद पे इंसान, सारे सबूत उसके खिलाफ हो ही जाते हैं, अनटिल अनलेस वो दृश्यम जैसी कहानी बन जाए। 2 अक्टूबर को तो हम वहां गए थे बाबा जी के सत्संग तो जो भी है, बट सिविल मैटर्स जो होते हैं, जमीन का मामला है, अब वो सबूत लाए जा रहे हैं, फिर वो लड़े जा रहे हैं, फिर दादाजी जो थे, जो जिसकी जायदाद थी वही मर गए लोग, मामला टक गया अगली तारीख को, दादाजी को जिंदा करो, कहाँ से करो, दादाजी जिंदा ही। ठीक, सिविल मैटर्स बहुत लंबे चलते हैं। हाँ, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। ये जो अट्रोसिटीज एक्ट है, ये निकला कहाँ से? ये निकला आर्टिकल 15 एंड 17 से, मैंने पहले बता दिया था चालू करने से पहले। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, ये सारा का सारा हम बता दिया है। अनटचेबिलिटी एक्ट आई थी पहले, फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स आई थी, ये सारा मिला जुला कर इन सबको जो कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और सारी चीजें होती थी उनके लिए ही था। की प्रोविजंस क्या है? स्पेसिफिक ऑफेंसेस, फिजिकल वायलेंस वाले, हरासमेंट वाले, सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाले, और ये सारे एक्ट्स को ये क्या बोलता है एक्ट के, ये अट्रोसिटीज होती हैं। आप किसी को मार पीट नहीं सकते क्योंकि वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्यों मारोगे भाई उसको? जिंदा रहने का हक नहीं क्या? ठीक है, यही होता था पहले बहुत। साथ में बैठ के पानी नहीं पिला रहे और जिसका उसने छू लिया कुछ तो तुम उसको बिल्कुल गंगा जल से धो रहे हो, हुई है चीज, सुनी होंगी तुमने कहीं ना कहीं। ज्यादा बड़े जेंजी हो तो जरा जाके बनो एक बार थोड़े पुराने। ठीक, एक कल रील देख रहा था मैं, सबसे लकी जनरेशन है 1997 से 2001 वाली, ना ये पूरे जेंजी हैं, ना ये उससे पहले वाली कौन सी होती है, मिलेनियल, हाँ, ना ये पूरे मिलेनियल,
ये इनमें प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ है। हम तो इसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, तुम्हारा पता है, तुम तो जेंजी सारे। यहाँ पर 2004 वाले कितने हैं? ऑप्शन है नीचे, 4, 5, 6, 7। थोड़ा एज गैप लगने लगा मुझे, बट कोशिश करूंगा ना हो। 7 साल ही है भाई, ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल है, और कितना ही बढ़ाऊं तुमसे। ठीक। अब चलते हैं आगे। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन कहाँ दिया गया है इस एक्ट में, क्योंकि हमने एंटीसिपेटरी बेल की बात करी थी। सेक्शन नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18, विराट कोहली। विराट कोहली के जर्सी नंबर सबको याद रहेगा, हाँ या ना? नहीं रहेगा? क्या हुआ अंशु, क्रिकेट देखना चालू करो। अच्छा खेलता है बेचारा, रिटायर हो जाएगा 1-2 साल में, तुम फिर याद करोगी कि हमने किंग कोहली को छोड़ दिया। ठीक। तो तुम आरसीबी की फैन हो क्या? तुम उस दिन से बोल दिया आप तो अब विराट कोहली नहीं जानती मैं। नहीं, क्रिकेट ही नहीं देखती? गुड। टाइम कम वेस्ट होता होगा तुम्हारा, बट बहुत चीजें पता भी नहीं हुई। मैं तो भाई इंडिया जब हारती है कोई बड़ा टूर्नामेंट, उसके बाद से बोलता हूँ आज से क्रिकेट देखना बंद, फिर अगले ही T20 मुकाबले से चालू हो जाता हूँ वापस देखने। भले ही सूर्य कुमार यादव कैप्टन हो। आगे चलते हैं। सेक्शन 18 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें सेक्शन 18 में एंटीसिपेटरी बेल की बात हुई है। क्या मैंने ये कंसेप्ट आपको पहले बताया है? एंटीसिपेटरी सिपेटरी की स्पेलिंग एंटीसिपेटरी ओ है। किसी को ये कंसेप्ट पता है जो समझा सकता है एंटीसिपेटरी बेल? पता ही होगा, सीआरपीसी तो पढ़ा ही होगा, अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया सीआरपीसी। सुनाओ सुनाओ। सर एंटिसिपेटरी बेल एक सिचुएशन जिसमें हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं सिचुएशंस को, जो सर्कमस्टेंसेस है, जैसे हम पहले से बेल के लिए डिमांड कर सकते हैं अगर हमको पता है कि सामने वाले का केस स्ट्रांग नहीं है, या फिर अगर हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हमने वो क्राइम नहीं किया, तो हम लोग उसके लिए प्रीवियसली एंटिसिपेटरी बेल डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से। लेकिन ये तो हर आदमी बोलेगा भाई मेरे को तो When the person है। यस सर, anticipated तो that आपने he तो will सर get बताया जब था कि पर्सन को पता होता है कि उसको जेल होने वाली रहती है, जब एंटीसिपेटिव बिल लगता है। सर नॉन ये पेलेबल ऑफेंस में। sir in case फिर हमें आपने already बताया था कि अरविंद केजरीवाल का बेल भी कैंसिल हो गया था, तो जब फिर उसके तो पास सब सारे लोग मान प्रूफ होते सकते हैं हैं। तब वो मिलती है एंटिसिपेटरी बेल। सर अगर हमें पता है कि कुछ बोल रहा था कि मैंने म्यूट कर दिया सर। सर अगर पता है कि हम एक नॉन वेलेबल ऑफेंस में अंदर कर देंगे, तो हम पहले से ही बेल के लिए अप्लाई करते, दैट इज एंटिसिपेटरी बेल। तो ये कोर्ट अप्रूव क्यों करता है? ताकि वो जो पुलिस है वो आपको मतलब अरेस्ट ना करे या जेल के अंदर वो न तो डाले, पता है मुझे। उसी के लिए सर नॉन किसी केस स्ट्रांग नहीं होता और आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका सर जब फॉल्ट नहीं कोर्ट है। अप्रूव करता है सर एंटीसिपेटरी बिल, तो वैलिड ये प्रूफ इंश्योर से। करता है कि मैनिपुलेट ना हो सके केस। भैया इस पे भी एक लेक्चर ले लीजिएगा और गिल्टी अंटिल प्रूवन वाला, प्लीज। उस वजह से। तुम्हें जो टॉपिक समझ में नहीं आता उस पर एक लेक्चर दे दो भैया, जिंदगी समझ में नहीं आ रही, लेक्चर दे दो भैया को तो आए पहले। ठीक। हम समझ गए एंटीसिपेटरी बेल वो चीज है जहां पर आपको लगता है कि आपको बेल तो मिल ही जाएगी, इतना कुछ खास ऑफेंस तो किया ही नहीं। ठीक, बात यही है। ठीक। और कुछ कुछ प्रोविजंस ही हैं जिसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। वो कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 438 ऑफ सीआरपीसी। अभी के लिए तो सीआरपीसी पढ़ना है, क्योंकि लिंक तो अट्रोसिटीज अभी उसी से हुआ है। ठीक। कोई होशियार इंसान मुझे अगर गूगल करके BNS, नहीं BNA, नहीं तो वो है एविडेंस, BNSS, उसमें एंटिसिपेटरी बेल का BNSS
सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 492। आर यू श्योर? पक्का 482? 10 का डेविएशन तो यही आ गया भाई, 482। तो 482 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंटीसिपेटरी बेल अब वहां मिलती है। ठीक, आगे चलें। समझ गए? यहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है, जब किसी अट्रोसिटीज एक्ट का केस बनता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी कांस्टेबल को नहीं भेजा जाता है, किसी सब इंस्पेक्टर को या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI को नहीं भेजा जाता है। ठीक है, पुलिस की रैंक्स भी पढ़ लो। कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर ASI, उसके ऊपर SI, उसके ऊपर होता है एक सूबेदार। ठीक, उसके ऊपर होता है इंस्पेक्टर। फिर अगला प्रमोशन जो होता है वो बन जाता है DSP, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर आप स्टेट PSC क्वालिफाई करते हैं तो आप सीधे DSP बन जाते हैं। किसी ने 12th फेल देखी? कोई ऐसा जिसने नहीं देखी? देख लेना बेटा, बहुत मजा आ जाएगा। जब समय मिले हॉटस्टार डाउनलोड कर लो, या कहीं भी, टेलीग्राम तो ही तुम्हारे पास, तो 12th फेल जरूर देख ला, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी आई, आ चुकी वो तो कब की, मैं तो थिएटर में देखी। तो वो बोलता है कि मैं अगर PSC निकालूंगा तो मैं DSP बनूंगा। ठीक, और ये क्या होता है? DSP होता है एक सेकंड क्लास रैंक, इसके ऊपर बनती है फर्स्ट क्लास रैंक, जो कि क्या बन सकते हैं, जो कि SP बन सकते हैं, जो कि आप एडिशनल SP बन सकते हैं, ASP। ये होते हैं UPSC क्वालिफाई वाले लोग, जो डायरेक्ट, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये कांस्टेबल तो बेचारा कभी DSP बन ही नहीं पाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये सिपाही लेवल पोजीशन है, ये बहुत लो लेवल पोजीशन है पुलिस में। वो जो टोपी पहन के डंडा लेके भागते हैं, कांस्टेबल है वो सारे। ठीक, तो उनको रखा गया है सबसे नीचे, क्योंकि भाई फील्ड वर्क के लिए भी तो कोई चाहिए। इनके ऊपर देता है कौन डंडा? ASI। फिर उनके ऊपर कौन है? SI, सब इंस्पेक्टर, जो ASI और कांस्टेबल्स की पूरी हायरार्की को मैनेज करता है। सूबेदार का काम होता है कोऑर्डिनेटर, कि भाई सर जो बोलेंगे उसको छोटे भाई को बताना। कौन? SI, ये होता है कोऑर्डिनेटर, सूबेदार। इंस्पेक्टर जो होता है वो एक पर्टिकुलर, आपने TI का नाम सुना हो, टाउन इंचार्ज, दैट इज इक्वल टू इंस्पेक्टर, वही रैंक होती है उसको। बस जब वो फील्ड में होता है तो उसको टाउन इंचार्ज बोलते हैं, किसी थाने का इंचार्ज होता है वो। और जब वो ऑफिस में होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम या हेडक्वार्टर में बैठा हो, उसको बोलेंगे इंस्पेक्टर। हायरार्की समझ में आई? आई क्या थोड़ी? मेरे पापा हैं इंस्पेक्टर, तो उनका अगला प्रमोशन शायद ही हो पाए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है जॉब में। ठीक, तो क्योंकि बहुत टाइम लगता है भाई सरकारी नौकरी में प्रमोशन। उनका लास्ट प्रमोशन कब हुआ था? 3 साल पहले, उससे पहले 7 साल पहले, उससे पहले 10 साल पहले। तो मेरे पापा थे ASI जब वो नौकरी में आए, फिर वो बने SI, फिर वो बने सूबेदार, फिर वो बने इंस्पेक्टर। तो अब उनको ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो चुके हैं सर्विस में, और रिटायरमेंट भी काफी जल्दी है। अभी तो है 5 साल मिनिमम, बट 5 साल तो हमें पता ही है उतना नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। ठीक, DSP से, क्योंकि आप DSP और इंस्पेक्टर जो होता है, यहाँ पर डिफरेंस के बीच में बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि आप सीधे फिर ऑफिसर बन जाओगे ना बहुत बड़े लेवल के। यहाँ पर जाने में आपको बहुत टाइम लगता है कि क्या आपका परफॉर्मेंस और आपका कैलिबर और ये सब, तो इसके इवैल्यूएशन में ही वो इतना टाइम लगा देता है। तो इसलिए भाई कि आप क्या सेकंड क्लास बिल्कुल ऑफिसर हो बनने लायक, और उनको जब तक वो नीचे से किसी को ऊपर भेजें तब तक उनको नया रिक्रूट मिल जाता है स्टेट PSC में से।
तो नीचे से ऊपर वाले तो बहुत ही कम जा पाते हैं इसलिए। ठीक, ये होता है। तो इंस्पेक्टर इज 3 स्टार। अगर आपने स्टार सिस्टम सुना, SI इज 2 स्टार एंड ASI इज 1 स्टार एंड उसके नीचे वाले 9 स्टार। ठीक, पुलिस सिस्टम समझ गए। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था कि भाई DSP लेवल का इंसान ही इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके नीचे की जितनी आपने हायरार्की देखी वो छुएगा भी नहीं एट्रोसिटी एक्ट के केस को। समझ रहे हो? अगर एट्रोसिटीज एक्ट चलता है, उस पर कुछ मुद्दा बनता है, हमेशा उसको DSP लेवल का ही इंसान उठाएगा। ठीक, यहां पर क्या लिखा है? नॉट, मतलब DSP से नीचे कोई नहीं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एक एक्सक्लूजन आपको याद रखना है। अगर आप SC और ST खुद हैं, आपस में नहीं लगा सकते ये एक्ट। ST ने मुझे SC बोल दिया, SC ने मुझे ST बोल दिया, तुम्हारे लिए ही है वो, आपस में नहीं लगता वो। ठीक है, एक्सक्लूजन ये है, एक्ट डज नॉट कवर ऑफेंसेस बिटवीन SC एंड ST अमंग देमसेल्व्स। ऐसे भी मुद्दे गए थे, भाई इसने मुझे वो बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। अब आपको कुछ केसेस के याद रखने हैं नाम। ये जो एक्सक्लूजन मैंने बताया ये कहां से आया? कनु भाई परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इन 2000। ये एक्सक्लूजन यहां से आया। कनु भाई जो थे, उनका जो मामला चला वो किसी अपनी ही बिरादरी वाले के साथ चला। कोर्ट ने बोला तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग खराब है, CR मास्टर ज्वाइन करो। तो जो भी था, कोर्ट ने भी प्रमोशन नहीं करा उस टाइम पे, क्योंकि कोर्ट को पता था कि जिस साल केस चल रहा है उस साल सर पैदा होने वाले हैं, तो इसलिए कोर्ट ने उसी टाइम से प्रमोशन करना चालू कर दिया था CR माइस्ट्रो का। तो मैं भी कर ही देता हूँ कि जो जो लोग एनरोल्ड नहीं, आप आ सकते हैं CR माइस्ट्रो में। कल हमारी CR की क्लास है, ठीक, एंड वो एक दिन पहले ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 5th को NLIU में इवेंट है एक, तो वो सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक चलेगा, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस 5 सितंबर है, उस दिन कुछ खास भी है शायद। अगर आपको सबको याद ना हो तो मैं खुद याद दिला देता हूँ, बड़ा बेशरम हूँ। तो देख लेना भाई, अपनी फेवरेट टीचर को विश कर देना। मैम आप तो बहुत सुंदर है। ठीक, तो चले आगे। रैशनल क्या था कि भाई एट्रोसिटीज आप आपस में नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर। अगला केस राजमल वर्सेस रतन सिंह 1988। ये अभी हाल अगर नहीं घुस रहा हो सब कुछ दिमाग में तो नोट्स मिल जाएंगे ड्राइव पे, एंड आपको वो चीज रटने की भी की जा सकती है, कैसे याद करना है क्या करना। 3 ही केस पढ़ने, तीसरा वाला भी है। अरुमुगम सेरवई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन 2 केसेस में क्या हुआ? ये वाला जो केस था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का था। इसने क्लैरिफाई करा कि ये जो एक्ट है ये जो एक्सक्लूसिवली डेजिग्नेटेड है ऑफेंसेस एक्ट में, ये उन्हीं के लिए बनाई गई। मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि किसी ने किसी को हरास कर दिया उसके कास्ट के बेसिस पे, तो ये सब इसी एक्ट में दिया गया, ये बाहर नहीं दिया गया। और ये एक्ट सिर्फ इन्हीं ऑफेंसेस पे लगेगी, ये किसी और ऑफेंस पे नहीं लगेगी। तुम इसमें मर्डर घुसा दो, ठीक, क्लियर कि भाई उसका मर्डर हो गया क्योंकि वो ये था, हाँ तो प्रूफ करो तो इसमें एक्ट में आ जाएगा। ठीक, अब अरुमुगम सेरवई में क्या बोला था कि कोर्ट ने ये बोला कि इंसल्टिंग अ मेंबर ऑफ SC/ST कम्युनिटी इज एन ऑफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। हम मुद्दा ही क्या लेके बैठे थे पहले बार से, पहली स्लाइड से, कि आपने कास्ट के बेसिस पे इंसल्ट करी, वो तो कोर्ट ने बोला, लेकिन आपने इंसल्ट तो करी कि भाई तुम्हारी ये जाति है इसलिए तुम ऐसे हो। तो वो इंसल्ट वाला टर्म कहां से आया? वो आया अरुमुगम सेरवई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011। इंसल्ट ही तब से आई है 2011 में। आप तो छोटे छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से, कितने कितने साल के हो गए, 4 4 5 5 साल, है ना, 6 6 साल के मुश्किल से। चैट बॉक्स में लिखेंगे आप कितने साल के थे 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। और 4 4 साल, कुछ कुछ बच्चे KG1 चालू कर रहे थे अपने। मम्मी आज मेरा सेरेलेक नहीं दिया आपने, मम्मी आज मेरी स्कूल में नई फ्रेंड बनी, मैं उससे शादी करूंगा। कहाँ गई वो फ्रेंड? ठीक, तो 5 5 6 6 साल के थे आप उस टाइम पे, आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। मैं था 11 साल का, मुझे थोड़ा याद है बहुत।
हाहाकार मचा था जब ये जजमेंट आया था। कौन सा? अब ऐसे मतलब उस टाइम पे जजमेंट तो नहीं पढ़ता था मैं 11 साल की उम्र में, बट न्यूज चल गई थी, दिख गई थी, दिमाग में याद आ गया। तो बात यह है कि अरुमुगम सेरगाई वाला जो केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जैसे आपको आपके छोटे भाई बहनों को याद रहेगा कि अच्छा कुछ राम मंदिर का केस था, बहुत हाहाकार मचा था। अब वो कभी आगे जाके लॉ करें तो उनको थोड़ा ढंग से पढ़ाई में आए, ठीक। कह रहा अच्छा कुछ कुछ तो सबरीमाला सुना था हमने उस टाइम पे, कुछ तो याद है। जो भी था उनको बाद में पता लगेगा क्या था सबरीमाला, ऐसे हमको याद रहेगा। तो यही था कि भाई इंसल्ट करने पे कैसे, और इनको ये चीज रियलाइज करने में 13 साल लग गए कि भाई जब तक कास्ट का नाम नहीं लिया गया तब तक इंसल्ट को अट्रॉसिटीज एक्ट में मत डालो। 13 साल लगे ये चीज क्लैरिफाई करने। जय चंद्रचूड। अब हम करते हैं चैट जीपीटी मास्टरी कोर्स। आप लोग काफी इंतजार में हैं इस कोर्स के, तो क्या आप लोग रेडी हैं? जो पानी वानी पीना चाहे वो पानी पी सकता है ब्रेक लेके। क्या आप लोगों को अभी तक की क्लास में बोर लग रहा है? नो सर। नो सर। थोड़ा फास्ट पढ़ा दो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलो, तो ये तुम क्या हो, मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या, तुम कैसे दे सकते हो, इसको अदरवाइज ना ले, सीधे सीधे ले, ठीक। जब हम किसी चैट जीपीटी का या फिर किसी भी एआई टूल का प्रॉम्प्ट बनाते हैं, हमको उसको ये 4 चीजें बतानी पड़ती हैं। आप मुझसे एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट लेने के बजाय अपने प्रॉम्प्ट खुद बनाएं और उसको अप्लाई करें अपनी पढ़ाई में, ठीक। कहाँ कहाँ नहीं करना है मैं बताऊं। सबसे पहला एक्सक्लूजन, कभी भी चैट जीपीटी से लॉ मत पूछना। दूसरा, आगे के लिए कभी भी उससे कोई लीगल एडवाइस मत मांगो। हमारी नौकरी मत खाओ और अपनी खुद की नौकरी मत खाओ, ठीक। तो एआई को अभी तक तो लॉ के बारे में इतनी खास जानकारी है नहीं, हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी चल जाएगी, बट अभी नहीं, इसलिए बता रहा हूं। तुम क्या कर सकते हो, अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अभी हम लोगों को प्रोजेक्ट टॉपिक लेने से, साइबर सिक्योरिटी नाम का एक सब्जेक्ट है, उस पर मैंने पूरी प्रोजेक्ट टॉपिक की लिस्ट डाल दी उसको अपलोड करके GPT-4 पर। मैंने बोला कि भाई अब तुम मुझे बताओ इसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसपे मैं रिसर्च पेपर पब्लिश करवा सकता हूँ और सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगा अभी के तरीके में। ये पूरा डेटाबेस में से ढूंढ के बताओ कि सबसे ज्यादा कीवर्ड सर्चेस कौन से टॉपिक पे आ रही हैं और किसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। चैट जीपीटी को इतना होशियार बना दिया अपन ने कि भाई ये चीज तुमको करनी है, मुझे क्या चाहिए तुमसे, ठीक। उसने मुझे 60 प्रोजेक्ट टॉपिक्स में से 4 निकाल के दे दिए कि भाई इस पे अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपकी चांसेस बहुत अच्छे हैं पब्लिकेशन। ये परसों की बात है। तो अब ये मैं करता खुद सारी रिसर्च, इससे अच्छा भाई ने कर दी। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये बताना है कि चैट जीपीटी तुम कौन हो, तुम्हारा रोल क्या है, असाइनमेंट ऑफ द रोल। कोई भी प्रॉम्प्ट बनाओगे, यू आर माई जीके टीचर, यू आर एन एक्सपर्ट जीके इन द वर्ल्ड, जीके एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। तुमसे अच्छी जीके किसी की नहीं, कोई तुमसा नहीं, ठीक। उसको तुम्हें हमेशा एक्सपर्ट बताना है कि तुम एक्सपर्ट हो इस मामले में जो तुमसे पूछने जा रहा हूँ। वो फिर वैसे आंसर देता है। तुम एक बार कभी मस्ती मस्ती में लिख दो यू आर अ नूब, वो ऐसे आंसर देगा, ताजमहल के बारे में कुछ बताओ, ताजमहल इज वाइट, ठीक। तो आते कभी कभी ऐसे आंसर। क्लियर? तुम क्या हो, तुम्हें ये बताना है चैट जीपीटी को कि तुम्हारा रोल क्या है। यू आर माई स्टैटिक जीके टीचर, यू आर माई करंट अफेयर्स टीचर एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ठीक। ये तुमने उसका रोल बता दिया। मैं क्या हूं? आई एम अ क्लैट एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड करेंटली इन माई 12th क्लास। इतना तो फिक्स है सबके लिए ऑलमोस्ट। थर्ड पॉइंट, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये जो कंपेंडियम में डाल रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये जो जनवरी की कंपेंडियम में डाल रहा हूं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे कौन से हैं जो कि पढ़ने चाहिए, वो तुम मुझे बता दो, ठीक। यहां पर वो क्या करेगा, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में से आपको शॉर्टलिस्ट करके देगा कि इस कंपेंडियम में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भरोसा ना करने की बोलूं, तुम तो अंधा भरोसा कर लोगे, अरे सर आपकी वीवीआईटी छोड़ के हम चैट जीपीटी से ना पूछ लें। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, मान लो कि तुमने एक टॉपिक बनाया,
तुमने डाल दिया कि इंडिया मालदीव्स के, तुम्हारे पास पूरे नोट्स हैं टाइप पूरे अच्छे से, तुमने चैट जीपीटी से बोला कि इसकी कहानी बना के मुझे सुना दो, प्रॉपर कहानी बना के सुना देगा। तुम कैसे यूज कर सकते हो इसको, तुम निमोनिक्स के लिए यूज कर सकते हो कि मुझे ये इंफॉर्मेशन रटवाने में मदद करो, ठीक, मुझसे ये इंफॉर्मेशन याद नहीं हो रही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना कैसे पढ़ूं, तो तुम पढ़ा दो। अब अब तुम इसको बुलेट पॉइंट्स में बताओ कि पैराग्राफ में बताओ, ये तुम्हें बताना है उसे, ठीक। अब एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट नंबर 1, यू आर एन एक्सपर्ट जीके टीचर, आई एम अ क्लैट एस्पिरेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स विद दिस डॉक्यूमेंट, ठीक, टेल मी अ फ्यू रिवीजन स्ट्रेटजीज एंड हेल्प मी लर्न द फैक्ट्स इनसाइड दिस डॉक्यूमेंट विद ईज। प्रॉम्प्ट नंबर 1, समझ गए? ये आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली, डॉक्यूमेंट तो क्लास के बाद लिखने विखने की जरूरत है नहीं, समझ रहे हो? क्या मैंने उसको उसका रोल बताया, क्या मैंने अपना रोल उसको समझाया, क्या मैंने उससे बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए और तुम कैसे दे सकते हो, ये बेसिक्स हैं। कुछ भी प्रॉम्प्ट बनाना हो ऐसे बना ले, ठीक। अब मैंने तुमको देने को मैं 4 उठा के प्रॉम्प्ट दे देता, तुम वो 4 में घूमते रह जाते, ठीक। अपने मर्जी से जो जैसे मिक्स मैच करके बनाना है बनाते रहो। अगला टॉपिक, साइक्लोन असना, कहाँ आया है ये आया है गुजरात बॉर्डर पे, कहाँ, कच्छ वाले इलाके में, पाकिस्तान, ये वाला जो इलाका है यहाँ और यहाँ, ये पूरा एल शेप में जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये येलो कलर से दिख रहा है ना, जो हाईलाइट किया मैंने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि चेंज करूं, कर लेते हैं भाई, लो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, यहाँ पर आया है साइक्लोन असना। अब इसकी एक ही स्लाइड है, कोई खास पढ़ने का इसमें है नहीं। आईएमडी ने कितने साल पूरे किए थे, कुछ याद है? 100 साल, 150 साल, 50 साल, 150, 150, ठीक, पिछली क्लास में हमने पढ़ा, ठीक। तो आईएमडी ने क्या बोला कि भाई एक साइक्लोन आ रहा है और वो फॉर्म हो चुका है कहाँ, कच्छ के कोस्ट में, जो कि गुजरात पे है, adjoining द एरियाज ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली वो साइक्लोन यहाँ से, इस इलाके से ओरिजिनेट हो रहा है। अब मैं ब्लू वाली जो इंक तुम देखोगे, दिख रही है ब्लू इंक, ये वाला जो इलाका है यहाँ से साइक्लोन बन रहा है और वो कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, जान तो मजा आ रहा है, बट हम भी तो थोड़े बर्बाद होंगे उसमें, पाकिस्तान जा रहा है और अच्छी बात, इंडिया नहीं आना चाहिए। बात यह है कि अब क्या हुआ कि तुमने बहुत रेयर सुना होगा कि अरेबियन सी में से साइक्लोन बन रहे, हमने तो सारे साइक्लोन कहाँ देखे, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल में बनता है जो बनता है, ठीक। तो यस, ओनली 3 cyclonic storms since 1879 have been formed in the Arabian Sea region, ठीक, समझ में आ गया? एक तो ये अपना असना हो गया, ASNA, इससे पहले 2023, उससे पहले 1976, ठीक, क्लियर, ये हो गया। अब ये एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है वहां पर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता ही है। मैंने तुमको एक क्लास में पहले ही साइक्लोन का नोमेनक्लेचर कैसे बनता है वो सारा बता चुका हूँ, एक बार रिवीजन क्लास में वापस से बता दूं, तो उसको मैं वापस टच नहीं करूंगा क्योंकि अगेन मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब साइक्लोन आसना जो है, इसने जो टोरेंशियल रेन है, मतलब टोरेंशियल रेन क्या होती है, ये है आपका होमवर्क आज की क्लास का, व्हाट डू यू मीन बाय टोरेंशियल रेन्स, ठीक, एक होमवर्क हो गया। उसके बाद इसने 26 डेट्स कर लिए, रिलोकेशन हो गया, फॉर्मेशन, साइक्लोन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, लो प्रेशर सिस्टम बनता है, वार्म ओशंस के ऊपर बनते हैं, जहां पर मॉइस्ट एयर जो है वो राइज करती है, जिससे वो एक प्रॉपर लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। लो प्रेशर के चक्कर में क्या है, साइक्लोन बनता है, साइक्लोन आता है अच्छा खासा, ठीक। तो हरिकेन क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, ठीक, ये भी शायद मैंने बताया ही था एक क्लास, याद हो तो, नहीं बताया, बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है,
कितने पैसे लोगे मुंह दिखाई के? 1999, 2499, मैं दूंगा 399। आपकी मुंह दिखाई, आप जो जो कैमरा ऑन करेगा उसको अभी जीपे कर रहा हूँ, बिल्कुल। वाह वाह, देखा, तुम लोग 99 में बिक जाते हो भाई, तुम 400 में तो 4 बार बिक जाओ। ठीक, तो नहीं मिलने वाले पैसे, बंद कर, तुम्हारी मर्जी। हाँ, हम क्या कर रहे थे, हम इसकी बात कर रहे थे। ये जो नेम है ये किसने रखा है? पाकिस्तान नहीं रखा है, उर्दू नेम है ऑब्वियसली, आसना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? द वन टू बी एक्नॉलेज्ड और प्रेज्ड, तारीफ हो रही है। ये इनका दिमाग उल्टा ही चल रहा है, साइक्लोन की तारीफ कर रहे हैं। एक्नॉलेज तो करो, लेकिन साइक्लोन की तारीफ। ठीक, समझ गए? टॉपिक नंबर 3, आरबीआई ने 5 स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज बनाई है अपनी आगे आने वाले टाइम के लिए। वो पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पांचों पे से घूम करके पूरा का पूरा पैसेज ही आ सकता है। ठीक, ये पांचों स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, इन पे चलते। आरबीआई के बारे में क्या आप लोगों ने चलो दिल्ली क्लास में पढ़ा? नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल देख लें। ठीक, जा सकते हैं, देख सकते हैं। अभी ये वाला पहले के 2 टॉपिक समझ में आए तो चैट बॉक्स में कोड वर्ड लिखें। ठीक, बढ़िया, मस्त। 2x पर रिवीजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रिवीजन के बिना कोई क्लास नहीं खत्म होगी अब। ठीक, आपको पूरा वैल्यू फॉर मनी समझा बुझा के भेजेंगे, घर पे ही हो वैसे तो। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, आरबीआई की जो 5 स्ट्रैटेजीज हैं, सबसे पहले ये स्ट्रैटेजीज कहाँ रिवील हुई है? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। ये कौन दिख रहा है आपको? ऊपर लिखा हुआ है नाम। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में 2024 में मुंबई में, ऑब्वियसली मुंबई ही क्यों, आरबीआई का हेडक्वार्टर है क्या? अरे यार वो तो लेकिन नोएडा में है। नहीं, दिल्ली में है भाई, क्यों गलत समझ रहे हो तुम लोग? आर यू गाइस श्योर कि आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही है? पक्का? नहीं है, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में है ना भाई। तुम बताया तो है कि सारे हेडक्वार्टर्स दिल्ली में होते हैं। सही पकड़ा भाई सत्येंद्र सिंह। गैस लाइटिंग बोलते हैं इसको। तो जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं कहाँ होंगी? मुंबई में। जो भी सरकारी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सब कहाँ होंगी? दिल्ली। ठीक, तो फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर, एसबीआई का कितना बड़ा हेडक्वार्टर है वहाँ पे, दलाल स्ट्रीट के पास में। कोई कोई मुंबई से है यहाँ पे? इन लोगों ने देखा होगा वो फोर्ट एरिया जो है, उसके वहीं पे बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसी से आगे जाते हैं, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के आसपास ही बहुत सारी चीजें हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा, उसके आगे जाओगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा, फिर एसबीआई आ जाएगा, फिर वो सारी सभी वो एरिया है। स्कैम 1992 में देखा होगा, पूरा पूरा वो फोर्ट इलाका है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जहाँ पर है, फिर नरीमन पॉइंट और गेटवे ऑफ इंडिया, वो पूरा उस एक एक इंच की कीमत लाखों लाखों रुपए है। लाखों तो कम बोल दिए, करोड़ों करोड़, क्योंकि वो कोर मुंबई है पुराना वाला। ठीक, तो चलते हैं आगे। व्हाट इज जीएफएफ? बीएफएफ सुना हो आप? जीएफएफ अलग। ठीक, तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर छोड़िए, आप आइए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में। ठीक, ये क्या है? ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिनटेक कॉन्फ्रेंस है जो कि ग्लोबली की जाती है। इसमें क्या होता है, ये एनुअली ऑर्गेनाइज होती है बाय द पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। कौन ऑर्गेनाइज करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है, पीसीआई उसका नाम है।
और ये इसमें क्या होता है, पीसीआई किसके साथ ऑर्गेनाइज करती है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका नाम कहीं सुना हुआ लगा, कोई करंट अफेयर्स में शायद मैंने पढ़ाया था, शायद किसी टॉवर में कोई एक चीज लगी थी तो वहां पर हमने कुछ पढ़ा था। जरा कोई बता दे मुझे म्यूट करके। सर आईफिल टावर भैया आईफिल टावर एलिफेंट टावर में यूपीआई कब लॉन्च हुआ था? अभी बल्कि पे ध्यान दे, अभी 2016 2016 2017 16 आगे चलते हैं। फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, एनपीसीआई और पीसीआई, ये तीन मिलके इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर साल। ठीक, आगे ठीक, ये जो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स हैं वो भी इसी में दी जाते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं एक्सेप्शनल फिनटेक इनिशिएटिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय फिनटेक? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टार्टअप्स बनाए जाते हैं उसको फिनटेक स्टार्टअप बोलते हैं। आपने ये जो टर्म है अश्नील ग्रोवर के मुंह से बहुत बार सुना हो। ठीक, फिनटेक 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 फिनटेक, भारत पे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सब फिनटेक है। ठीक, जो भी आपके पैसे की लेंडिंग, पेमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, ये सब कर रहा है फैसिलिटेट, वो सब फिनटेक स्टार्टअप्स है। ठीक, जीरो था किसमें आएगा, फिनटेक में आएगा, हाँ या ना? Yes, maybe. हाँ भैया हाँ yes sir यस आएगा। नहीं आएगा। आएगा, फिनटेक ही है, और कहाँ डालोगे उसको? टेक्नोलॉजी यूज करके पैसे तो कमा के दे रहा है, तुम भी कमा पा रहे हो, वो भी कमा पा रहे हैं। ठीक, फिनटेक में ही आएगा वो। जीरोधा, ग्रो, एंजल वन ब्रोकिंग, स्टॉक मार्केट पूरा जो आपके फोन में है, जिसके भी, या आपके पापा के फोन में है, तो सब फिनटेक। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहली 5th एडिशन हुआ है और उसका थीम क्या था, ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डेकेड ऑफ फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट। ये है पूरा थीम जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th एडिशन का थीम है ये। ठीक, ये मुंबई में इंडिया की फिनटेक को की ग्रोथ को करता है, जिसमें 11,000 स्टार्टअप्स ने पार्ट लिया था। 11,000। ठीक, और पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, जितने इंडिया में टोटल है ऑलमोस्ट सारे ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम 11,000 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिगर मान सकते हैं। इंडिया में स्टार्टअप्स 11,000 ही मानो, और इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी तुम 11,000 ही मानो, क्योंकि वो नेशनल काउंसिल ही है जो करवा रही। ठीक, नेशनल बॉडी, तो 11,000 हम मान सकते हैं। यहाँ पर $6 बिलियन की फंडिंग पिछले 3 साल में इन स्टार्टअप्स ने ली है। दिस इज important, funding and the number of startups and the theme is very important. ठीक, पहला जो इसका इनिशिएटिव का मोटिव है दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो आरबीआई के गवर्नर ने बोला, हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू लोगों को बैंक अकाउंट यूज करना सिखा रहे हैं, पैसा जो है वो उनके अकाउंट में भेज रहे हैं और अब वो अपना खाता खुद ही चला सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करना सिखा रहे हैं लोगों को, हम उनको मोबाइल ऐप्स चलाना सिखा रहे हैं, हम उनको नेट बैंकिंग चलाना सिखा रहे हैं, और हमको ये आगे भी करते रहना है। मोटिव इस पूरी जीएफएफ का यही है कि हम आगे क्या करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, एनहांसिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आरबीआई के पायलट प्रोजेक्ट यूनिक लैंडिंग इंटरफेस, मतलब आज आपने सुना होगा कि भाई रैंडम चाइनीज ऐप में कोई पैसा लैंड करता है, फिर फांसी लगा लेता है, मर जाता है परिवार के साथ। भोपाल का मामला है, बताया था शायद मैंने एक बार क्लास में, नहीं बताया तो मैं किसको बता रहा था, तुम्हें नहीं बताया ना, भोपाल वाला मामला, चाइनीज ऐप वाला। तो एक थे बबलू बबलू भाई, बबलू भाई भोपाल में ही रहते हैं, एनएलयू के पीछे उनका घर है। इनके घर में थे 16-17 लोग,
ठीक है, जॉइंट फैमिली रहती थी। अब इनको क्या था, इनको अपना बड़ा घर बनाना था, तो इन्होंने आसपास की जमीन खरीदी, उसमें प्रॉपर लोन वोन। अब इनको बैंक ने बोला कि भाई हम एक हद तक ही दे सकते हैं, बट इन्होंने क्या है, उधार पे माल मंगा कर लिया, माल मतलब ईंट पत्थर, वो वाला माल नहीं। तो ईंट पत्थर रेत गिट्टी इन्होंने मंगा के रख ली पूरी। अब इनको घर बनाना था, अब इनको तो पेमेंट देना है किसी को। तो अब इन्होंने क्या बोला कि भाई अब ये तो बैंक तो लोन दे नहीं रहा, तो किससे लोन लूं, मेरे दोस्त तो मुझे दे ही नहीं रहे। ठीक, इन्होंने एक रैंडम चाइनीज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। ठीक, तो इन्होंने उससे लोन वोन ले लिया, सब कर लिया, इन्होंने अपना सब पेमेंट कर लिया, घर बन गया, सब हो गया। अब लोन जो है वो रीपे भी तो करना रहता है। तो रीपे करने की बारी आई तो इनके घर के सारे लोग हो गए बेरोजगार। अब जो ऐप है उसमें इन्होंने, हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप परमिशंस को रिव्यू भी करते हो एक बार, किस चीज की परमिशन मांग रहा है? उसी का कोर्स कर रहे हैं तो बता देते हैं आपको। ठीक, तो सबसे पहली बात, हमको पहले दिन बोला गया कि आज के बाद आप जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे, एनएलआई में पहले दिन ही बोल दिया, जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे सबकी परमिशन 2 सेकंड रुक के एक बार सोचेंगे कि क्या ये परमिशन इस ऐप को देना ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट जा सकता है वो ऐप आपके, और इतना कोई खास आपको उसकी जरूरत है भी नहीं, तो मत ही करो इंस्टॉल। ठीक, आप क्या करते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट डन कंप्लीट अग्री, अग्री टू ऑल, सेंड यूसेज डायग्नोस्टिक्स ऑल्सो। कुछ कुछ तो महानुभाव ये भी करते हैं, यूसेज डायग्नोस्टिक भेज रहे हैं अपनी पूरी पूरी, वो तो बंद ही कर दो। तुम्हारा यूसेज पैटर्न तक भेज रहे हो तुम सामने अपनी पार्टी को, कि मैं किस टाइम ऑनलाइन आता हूँ, मैं क्या क्या चलाता हूँ, मैं किस किस से बात करता हूँ, सब ले लो। फॉर इम्प्रूविंग योर यूआई, अरे कुछ दिक्कत नहीं हो रही भैया, हम तो अच्छे चला रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि उस बंदे ने जैसे ही ऐप इंस्टॉल करी, फोटोज की परमिशन, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, वीडियोस की परमिशन, सारे जो एप्स हैं उनकी परमिशन सब दे दी। आप यही करते हो? अब मुझे एक बात बताओ, तुमने अगर फ्लिपकार्ट इंस्टॉल किया तो उसमें फोटोज की परमिशन देने की क्या जरूरत है? जब तक तुम रिफंड का मेल नहीं भेज रहे तब तक तो उसको तुम्हारा कैमरा एक्सेस करने की जरूरत नहीं है ना। एक इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, किसी को ऐसा लग रहा है कि क्लास में बोर हो रहे हैं तो वो 10-15 मिनट बाद आ सकता है, थोड़ी चलेगी कहानी, लीव करके 2-10 मिनट बाद आ जाना तुम। ठीक, अगर तुम्हें लंबा लग रहा है तो अब क्या था कि भाई ने क्या करा, सारी परमिशन दे दी। अब भाई के लोन पे करने की बारी आई, तो अब जब लोन पे करने की बारी आई तो वहां से कॉल आने लगे कि भाई तुम लोन दो, पैसा दो, पैसा दो। उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब उन्होंने फिर उखाड़ना चालू करा। तो अब क्या करा कि ये और महान, इनके प्राइवेट फोटोज इनके फोन में ही रखे थे, जिसकी परमिशन इन्होंने वो कंपनी को भेज दी थी कि आप हमारी गैलरी एक्सेस कर लो। इतने भी प्राइवेट नहीं थे लेकिन थे। ठीक, बिल्कुल ही जो तुम जा रहे हो जिस डायरेक्शन में वैसे तो नहीं थे, बट थे। ठीक, तो अब वो सारे फोटोज क्या करें, पहले तो कंपनी ने अपने डेटाबेस में ट्रांसफर कर लिए। आप आओ, आप ऐसे दिखते हो, आपकी बेटी ऐसी दिखती है, आपकी बीवी ऐसी दिखती है, आप सबके फोटोज उठाए, मॉफ करे और सबका पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना दिया कंपनी ने, कि जितने प्राइवेट तुम्हारे थे अब हम और बताते हैं कैसे होता है। उस पूरी चाइनीज ऐप ने उसका पूरा पोर्नोग्राफिक वीडियोस बना दिए, एक एक इंसान का एक एक 20-20 मिनट का वीडियो, और इनके जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट भी भेज दी थी, सबको व्हाट्सएप कर दिया। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में भाई ने सबके मेल आईडी भी शेयर कर रखे थे, मेल पे भेज दिए। तुम कहाँ से क्या डिलीट करवाओ? अब क्योंकि आपके, अब मान लो भगवान ना करे मेरा डेटा ब्रीच हो जाए, तो मेरे तो बहुत कॉन्टैक्ट है भाई। कुछ कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, 200 कॉन्टैक्ट, भाई कितने ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों के सामने बेइज्जती हुई, यहाँ 7-8 हजार के सामने हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बात यह है कि अब वो उसके थे लेकिन अच्छे खासे 1000-1200 लोग थे, तो 1000-1200 लोगों को व्हाट्सएप चला गया, ईमेल चला गया, सब चला गया, ऑब्वियसली भाई को बेइज्जती लगी। अब वो कंप्लेन करता, कुछ करता, इससे बेटर उन्होंने पूरे खानदान ने सोचा कि आज रात में चलो जन्नत की सैर करके आए। तो बुरारी सुना होगा आपने, बुरारी कांड नहीं सुना? अरे एक सीरीज का नाम नोट करके रखो, कभी नेटफ्लिक्स पे टाइम मिले तो ट्रेलर जरूर देखना इसका। मैं अभी दिखाऊंगा, क्लास में दिखाता हूँ ट्रेलर तुम। ठीक है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, मजा आ जाएंगे।
लास्ट में जाते जाते तुम्हें थर्ड एपिसोड में लगेगा क्या, कैसे लोग थे भाई। जिसने देखी है उसको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग तो लास्ट तक जाते तो सर पीट लिया। ठीक है, एक और सीरीज का नाम, सीरीज नहीं सीरीज है शायद, करियन साइनाइड, अगर देखी हो तो उसमें भी तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा पूरा। एक और लिख लो, तीसरी रेलवे मैन, वो तो बहुत ही प्यारी, भोपाल गैस डी के जो रेलवे वाला पूरा था उसके ऊपर बनी। ये फील गुड वाली है थोड़ी, मतलब मरते हुए लोग नहीं अच्छे लगेंगे बट अच्छी है। करियन साइलेंट में तुम्हारा दिमाग फट जाएगा पूरा कि भाई ये क्या चल रहा है, ये बीवी है। ठीक, और ये जो पहले वाली बताई कौन सी, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, इसमें तुम्हें लास्ट एपिसोड में हंसी आ जाएगी कितना नमूना हो सकता है कोई। ठीक, तो बुरारी में क्या हुआ था कि 11 लोग साथ में फांसी पे लटक गए थे, पूरा खानदान निपट गया, और ऐसा पहली बार देखा था देश में। बुरारी इज एन एरिया इन दिल्ली। ठीक, बुरारी केस बहुत फेमस है, सबको पता है देश में तुम्हारे अलावा, जो तुम जीके की क्लास में बैठे हो, तुम्हारी जीके बहुत अच्छी नहीं है। तो यही हुआ भोपाल में, वहां 16-17 लोग लटक गए, मस्त पूरी हेडलाइन वगैरह बनी, सब बनी। ठीक, तो अभी की बात है, शायद 1-2 महीने हुए होंगे, तो ये लटक गए। अब पता है मुझे, तो बात ये है कि अब ये सब हुआ, इस पे हमारे केस स्टडी बना गए भाई जबरदस्ती, पढ़ाई के लिए सिलेबस बढ़ा गए, लो अब इनको पढ़ो। ठीक, तो ये बात थी। हाँ, अब इसमें एक अगली चीज जो मैं बताना चाह रहा था, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ, ये मैंने बताया कि वो आपका फोन आपको पूरे टाइम सुनता रहता है, ऐसा कुछ सुना, बताया था मैंने? अच्छा, बता चुका हूँ क्या? ये भी पिछले हफ्ते के लेक्चर में से उठा के बता रहा हूँ मैं। आपका जो फोन है वो आपको 24 घंटे सुन रहा है, आपकी सारी कॉन्वर्सेशंस। अभी आप स्क्रीन की तरफ देखना, आपने कभी देखा है कि अलाउ माइक एक्सेस ऑलवेज, या वाइल यूजिंग द ऐप, ऐसा कुछ आता है ऑप्शन, कभी परमिशन मांगता है आपका फोन? कुछ दिल पे हाथ रख के बोल सकता है जिसने ये ऑप्शन कभी चूज नहीं करा? कभी तो करा है, कभी तो किसी ना किसी ऐप के लिए तो किया होगा, ऑलवेज। कुछ ऐप्स इसके बिना खुलेंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है। इंस्टाग्राम चलाते हो, जब भी चलाते थे, किसी को वॉइस नोट भेजा कभी? भेजा होगा, उसमें ऑलवेज के बिना वो ऐप ही नहीं खुलेगी, इंस्टाग्राम। ठीक, तो वही बात है, अगर आपने किसी भी ऐप को ऑलवेज कर दिया, ऑलवेज इज ऑलवेज, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, सपने में भी कुछ बड़बड़ा रहे होगे, अब हैंड रेस करके बताना कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो किसी चीज के बारे में अभी अपन बात कर रहे हो, मेरा फोन अगर सुन रहा है तो मुझे, मैं बोलूँ कि मुझे नाइकी एयर जॉर्डन बहुत पसंद है, मुझे इंस्टा पे उसका ऐड दिख गया, हुआ है भाई? अरबों रुपए की मार्केटिंग टीम बैठी है उस एक माइक्रोफोन की एक कीवर्ड कैच करने के लिए, तुम्हें नहीं पता है? अभी भी कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हो? द सिंपल सोल्यूशन टू योर इंफॉर्मेशन नॉट लीकिंग इज स्विच ऑफ द इंटरनेट। सुन के क्या कर लेगा भाई, जब जा ही नहीं रहा, इंटरनेट बंद, कनेक्शन बंद, फ्लाइट मोड, कुछ भी करो, डेटा स्टोर नहीं होता। जो मैं जो बता रहा हूँ वो डेटा स्टोर नहीं होता, वो लाइव जाता है सर्वर पे। ठीक है, मैं किसी को बोलूं भाई मेरा ब्रेकअप हो गया इस दिन इस महीने, मुझे सैड रील्स आने लगी अगले दिन से, मैंने नहीं बोला किसी से, ये तो मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वाली बात कर रहा हूँ। तुम्हारे टेक्स्ट मैसेज तो 200% जा रहे, वो तो है ही। अगर तुम्हें लग रहा हो कि भैया आप तो कुछ भी, सामने माइक खोल के बैठे हो तो कुछ भी बोल दोगे क्या, ऐसे थोड़ी कोई सुन रहा होगा, टेक्स्ट मैसेज तो जाते हैं, वो तो रिकॉर्ड उसी के पास जा रहा है जिसके प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो। कह रहे यार मेरे को तो लग रहा है कि क्लैट की जगह मैं है ना नीट की तैयारी कर लूं, 4 लोगों से बोल के देखो तुम्हें नीट की कोचिंग का ऐड आ जाएगा। इट इज व्हाट इट इज। आपकी इंफॉर्मेशन आपको लगता होगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कुछ नहीं। मार्क भाई बहुत आगे का गेम खेल के बैठे हैं, सकरबर्ग कोर्ट में जाके इतने मासूम बन जाते हैं। यस सर, श्योर,
या कभी उसका वो देखना भाई कोर्ट का, मार्क जुकरबर्ग जब पेश होता है इतने आसानी से कबूल लेता है कि वो लड़की की मौत मेरी वजह से हुई। हाँ, अभी मामला मैंने तुमको बताया था ना कि सुसाइड करने वाली सी लड़की, उसने सुसाइड सर्च करा, इसने उसको रील रिकमेंड कर दी कि ऐसे होती है सुसाइड। लो, लटकने के 4 तरीके, 4 ways you can commit suicide। वाह, आपका एल्गोरिदम प्रमोट कर रहा है। वो अगर सैड शायरी पढ़ रही थी तो उनको 10 और सैड शायरी आपने भेज दी कि उनका डिप्रेशन बढ़ता जाए। यही अभी पिछले ही 6 महीने के अंदर का केस है, देखा होगा वीडियो कभी। इट इज लिसनिंग, वही बात है। तो यूनिक लैंडिंग इंफ्रा जो इंटरफेस है, ये इस पे इंडिया काम कर रही है। इस पे जब काम हो जाएगा तो मैं तब पढ़ा दूंगा। भगवान से जरूर प्रार्थना करना कि इस साल ना हो ये काम, वरना करंट अफेयर्स। ठीक, अगला ये जो है, ये फुल स्केल पे काफी जल्द आएगा लैंडिंग इंटरफेस। ठीक, अभी हमको लोन लेना होता है, हम पहले बैंक के पास जाते हैं, फिर हम उनसे बातचीत करते हैं, ये होता है। एक नॉर्मल जैसे यूपीआई है, क्या हमें पैसे किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए अब किसी बैंक के पास जाना पड़ता है क्या? तो भाई सुन, 2,500 रुपये सर मांग रहे हैं, कल दे देना। बोलेगा हाँ दे दूंगा सोच के। तुमने 2 सेकंड लगाए, यूपीआई पिन डाला और मेरे पास पैसे आ गए। ठीक, लेंडिंग के लिए भी अब ऐसा यूएलआई बन रहा है। तुमने 2 सेकंड लगाए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने लोन लिया, क्योंकि उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट होगा तुम्हारे पास कि तुम्हारी कैपेसिटी है कि नहीं। क्रेडिट स्कोर के बारे में सुना हो? क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, आप लोन कैसे पे करते हो। तुम्हारा तो 0 ही होगा, तुमने अभी कोई लोन लिया ही नहीं होगा। जो लोग क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहता है। ठीक, ऐसा कुछ लॉन्च हो रहा है, ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। इसमें वो क्या सिखाएंगे कि यहाँ पर पहले तो आपका जनधन आधार मोबाइल ऐप और जैम, जनधन आधार मोबाइल, ये आपके यूपीआई से लिंक हो, पता होना चाहिए किसकी कौन सी आईडी पे क्या पेमेंट जा रहा है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला वाला क्या था? लेंडिंग इंटरफेस। ये पांचों को एक बार मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, सर के ऊपर से जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पर आ गई अपने डोमेन की बात। ठीक, तो थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग द साइबर सिक्योरिटी। क्या पता भाई कल किसी बैंक का साइबर एडवाइजर बन के बैठा हो, कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है। एसबीआई में काम करते हैं प्रखर सरब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हो सकता है हमारे कॉलेज में आती तो है एसबीआई। कल आ रही है हमारे कॉलेज में सीनियर्स के लिए प्लेसमेंट के लिए, अगर आपने नाम सुना हो, ENY, द ENY। और उसके 4 दिन बाद है डेलॉइट, ये बिग 4 में आती है वर्ल्ड के। तो 2 कंपनीज इसी हफ्ते आ रही। फिर उसके बाद नेक्स्ट सितंबर, हाँ सितंबर ही चल रहा है ना, 25 सितंबर के आसपास आएगी अमेजोन। वो अमेजोन, तो आई विल कीप यू अपडेटेड, किसको कितना पैकेज मिला, कौन कितना देके गया, मेरे को कौन सा मिल रहा है, बाकियों का तो बता ही सकता हूँ, सीनियर्स का हो रहा है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये 2 कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे नोट्स में डेली हम लिखते हैं बैठ के क्लास। रियल टाइम मॉनिटरिंग आपके ट्रांजैक्शंस पे, किस किस का एचडीएफसी में अकाउंट है, एचडीएफसी में किसी का अकाउंट है? मेरा तो फेवरेट बैंक है भाई। किसी ने अगर मेरे क्यूआर पे करा हो किसी चीज के लिए तो मैं प्रखर मिश्रा एचडीएफसी दिखाऊँ, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो एचडीएफसी की एक टीम है जो कि आपके ट्रांजैक्शंस पूरे टाइम मॉनिटर करती रहती है कि भाई ये जो आप इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हो, ये आप ही कर रहे हो ना, कोई और करवा रहा है आपसे? फोन आ जाता है सीधे मुझे, सर ये जो आपने कैनवा प्रो खरीदा है डॉलर में पे करके, ये आप ही नहीं खरीदा ना पक्का? हाँ हाँ, कर दे अप्रूव। तो वहां से वो ओके कर देते हैं। वो टीम पूरे टाइम बैठी रहती है, 24 घंटे रियल टाइम में आपके सारे ट्रांजैक्शन मॉनिटर कर रही है, जिससे कि मैंने नहीं करा, कोई इंटरनेशनल पेमेंट डॉलर में पेमेंट जा रहा है, कल को $1000 चला जाए तो भाई मैंने फोन नहीं उठाया या फिर मैंने हाँ नहीं बोला कि मेरा ट्रांजैक्शन है, तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो अप्रूव ही नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब कुछ कुछ चीजें आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी।
किसने आज तक नेट बैंकिंग यूज करी? क्या आपका भी कुछ महीनों बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है? और क्या आप भी परेशान हैं नया पासवर्ड बना बना के? वो कंप्लायंस है, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। वो बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन है, और हम किसकी गाइडलाइन पढ़ रहे हैं अभी भी बैठ के? आरबीआई। ठीक, या आपके पासवर्ड आपको बदलते रहने हैं, क्योंकि ये हमने आज ही एक कीवर्ड पढ़ा, इफ यू लीव द सिक्योरिटी टू द पीपल दे विल फक अप। तुमने देखा होगा, तुम भी उसमें से आ सकते हो, उस कैटेगरी में से। कुछ लोगों का पासवर्ड होता है, पासवर्ड सुना है? तुम भी हो सकते हो, मैं जज कर रहा हूँ बहुत अच्छे से तुम्हारे चेहरे देख के। तुम्हारी बर्थ डेट, तुम्हारा नाम @123, ऐसे पासवर्ड नहीं बता रहे। एक टिप बता देता हूँ, आज ही पढ़िए। कभी भी कोई पासवर्ड बनाओ, अपने आज ही बदल सकते हो तुम सब लोग, जो भी पासवर्ड तुम बना रहे हो। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड का कैरेक्टर क्या है, जो कोई भी हैकर जज नहीं कर पाता, या फिर तोड़ने में बहुत आसान नहीं होता, वो क्या है? कोई होशियार बता पाएगा मुझे? ब्रैकेट, स्टार, नंबरिंग और अंडरस्कोर, यूज करके मैं एक्सप्रेस स्पेशल कैरेक्टर लगा क्वेश्चन मार्क, स्पेस। क्योंकि तुम एक स्पेलिंग को जैसे स्पेस लगाते हो, तुमने उसको दो डिफरेंट चेन्स में तोड़ दिया। अब कोई हैकर उसका पहला पार्ट तो गेस कर लेगा, दूसरा पार्ट के लिए बीच में स्पेस आ गया, ये उसी को गेस करने में सालों साल लग जाएंगे कि भाई इसका अगला पार्ट तो स्पेस था। अब वो जब दो चेन में टूट चुका है पासवर्ड, तो जैसे जैसे कोई पहला वाला पार्ट अगर गेस कर भी ले, दूसरे तक पहुंच नहीं पाता कभी। तो आपके पासवर्ड्स आप आज से ज्यादा सेफ बना सकते हैं, चेंज कर लेना बीच में। प्रखर मिश्रा @123 लगाया है, तो प्रखर स्पेस @123 लगा लो, ठीक, जो भी आपका पासवर्ड। फ्री क्लासेस बाय प्रखर मिश्रा ऑन साइबर सिक्योरिटी, he will also revise, you will also revise। ठीक, आगे चलें। स्केल क्यों आ जाती है भाई? नहीं चाहिए। हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसा मैंने बताया कि ओटीपी वाला जो सिस्टम है, कि आपको ओटीपी आता है बार बार, प्लस आपको फिर पासवर्ड बदलना पड़ता है बार बार। एसबीआई तो दिमाग ही खराब कर देता है, ये पासवर्ड, वो पासवर्ड, इसका पासवर्ड, उसका ओटीपी, फिर वो पासवर्ड, फिर एक और ओटीपी। मैं कल बैलेंस चेक कर रहा था, एसबीआई का कोई अकाउंट था पापा का, तो उसमें मेरे को लग गए 16 मिनट लॉग इन करने। इतने पासवर्ड बदल बदल के ओटीपी बदले हैं, कुछ 8-9 तो ओटीपी आ गए मुझे बैठे बैठे 15-20 मिनट में। तो एसबीआई सबसे दिमाग खराब करता है। जब आपको पैसे लेने होंगे किसी से, उसी टाइम उसका सर्वर डाउन होगा। रात में तो एसबीआई यूज करने का सोचना भी मत कभी। लड़कियां हैं, कभी तुम मान लो रात में पार्टी में जा रही हो, कोई क्लब में जा रही हो, तुम्हारी गाड़ी बड़ी खराब हो गई, तुम बिल्कुल बीच रोड पर सुनसान अकेली हो, तुम्हें अब किसी को पेमेंट करना है, उस टाइम एसबीआई बिल्कुल नहीं चले, सर्वर डाउन। ये खासियत है एसबीआई की, सबसे ज्यादा सर्वर डाउन। तुम देखा ही, यूपीआई तो चलाते हो तुम लोग, एसबीआई का अकाउंट होगा ही तुम। योर बैंक इज फेसिंग इश्यूज, और वो बैंक कौन सा होगा? एसबीआई। धोनी को लेने से सही नहीं हो जाता, अपना काम करो, ठीक। तो ये हो गया। अब बैंक्स और फिनटेक्स में क्या है, ये तो अप्लाई होता ही है इन पे कि भाई तुम साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस और मेजर्स लगाओगे। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, ये क्या होती है पता तो है ना? जैसे कोई ऐसा जिसको नहीं पता है एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, पेटीएम क्या है? बैंक है क्या? पैसे तो डालते हो उसके वॉलेट में, वो तो चलो डिसकंटिन्यू हो गया, बट क्या वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? आपको एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक। अब चलते हैं आगे। फोर्थ पॉइंट इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल फाइनेंस। यहाँ पर क्या है, आरबीआई जो है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं? आप इनमें पैसा लगाओ, आप 1 लाख रुपए लगाओ, आपको 10 साल बाद 1,20,000 रुपए मिलेंगे। ये जो पैसा है 1 लाख, हम 10 साल तक किसमें यूज करेंगे? अच्छे कामों में। ग्रीन, ग्रीन एज इन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ये होता है ग्रीन बॉन्ड। एक बार और मेरे को याद आ रहा है अच्छे से, मैंने किसी क्लास में चलते चलते ही बताया था, ठीक। उसके बाद ग्रीन डिपॉजिट्स भी ऐसे ही होते हैं।
वापस कैसे आ गए? ठीक है भाई, चले जाओ। हाँ, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल जो हम दुनिया भर में गाते घूमते हैं, हम अपनी हर पॉलिसी में लगाते घूमते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर एक हिस्सा 5 में से 4th वाला पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी जाएगा। इसमें क्या है, एम्फेसाइज करा गया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा, कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा बिना गूगल करे? सर एक सर्वर होता है जिससे कि सारे सर्च इंजन शायद रेफर करते हैं, या ऐसा ही कुछ। आप कोई गूगल करना चाहेगा? करो और बताओ। दिस इज इंपॉर्टेंट। मास्टर्स इन साइबर लॉ का तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज बिग डेटा, हमारे इंटरव्यू में पूछा गया था हमसे। सर क्या लार्ज सर ये डेटा Data होता है set. जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है टू स्टोर इन लाइक ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग, कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते नॉर्मल जो डाटा इसका कुछ एग्जांपल, कोई एग्जांपल बता पाएगा? अब म्यूट हो जाओ, मैं बताता हूँ। इमेजिन करो आपके आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक डेटा है, कितने लोगों का है, और क्या वो फाइल्स जीबी में होंगी, टीबी में होंगी? तुम सोच नहीं सकते वो किस में होंगी। वो होता है बिग डेटा। आपका बायोमेट्रिक डेटा जो कि सरकार के पास है, वो इतना बड़ा है क्योंकि वो इतने सारे लोगों का है, तो वो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में नहीं आता है, वो सर्वर्स पे होस्ट होता है। और अगर हम उस डेटा का एक्सेस एआई को दे दें कभी, तो हे चैट जीपीटी, बिकम माय आधार एडवाइजर, मेरी फोटो बदल दो, तो कुछ भी हो सकता है। एआई को कभी भी बायोमेट्रिक के साथ ना लिंक किया जाए तो ज्यादा अच्छा। तो अभी ऑप्शन तो आया नहीं है, लेकिन आगे भी नहीं अच्छा। समझ गए? हम 5th पॉइंट पे चलते हैं, रीइंफोर्सिंग द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली द गवर्नर जो है, उन्होंने ये बोला कि वी नीड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मतलब हम अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर से सिर्फ आप पाकिस्तान ना समझे, बॉर्डर बहुत है, ठीक। अगर हम यूएसए में पैसा भेज रहे हैं, यूके में पैसा भेज रहे हैं, इसको अगर वहां से पैसा आ रहा है, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करो, यूपीआई को करो ग्लोबल, रुपए को करो ग्लोबल। क्या इसके लिए हमने एक स्टेप थोड़ा देख लिया कुछ महीने पहले, यूपीआई को ग्लोबल करने? आज 4 बार पढ़ चुके हैं आईफिल टावर यूपीआई, ठीक। तो वही बात है, वो इसी के पीछे है सारा काम। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, he cautioned about the careful adoption of AI and emphasized on the importance of innovation in reinforcing India's financial structure, including the potential of Internet of Things. ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ये कोई नई चीज नहीं। What is IoT? Internet of Things, IoT। ये क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सीधा फ्लैट में, एलसैट में, डीयू में, सीयूईटी में, डीयू सीयूटी एक ही बात है, बट बन जाएगा सीधा सीधा एमएचसीटी में। व्हाट इज आईओटी? तुम ढूंढते रह जाओगे, और ये तो स्टैटिक जीके से आ गया, ये यहाँ से आया। भैया पढ़ाया ही नहीं, तुम क्लास में नहीं थे, फूक क्या है? व्हाट इज आईओटी? माइक ऑन है आपके? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वाह ऑफ थिंग्स। वाह वाह, क्या बात। क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पीपीटी में भी नहीं लिखा था यार। अभी तो बता दिया भैया आपको। You're welcome. तुम लोगों से यार समझदार सर जैसे गूगल होम अलेक्सा। कोई नहीं, थैंक यू कह सकते हैं वैसे आप। मैं समोसा तुम सबको एक एक Sir, all the devices that are connected to each other on the network. अब तुम हो जाओ, तुम्हें माइक की एक्सेस देने लायक ही बच्चे नहीं हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या तुम्हारे घर में कोई स्मार्ट एलईडी बल्ब है?
क्या तुम्हारे घर में कोई सीसीटीवी लगा है जिसकी फुटेज तुम्हारे पापा अपने फोन पे देख सकते हैं? और भी बहुत एडवांस घर हो सकता है तुम्हारा, मेरे घर में तो कुछ है थोड़ी छोटी मोटी चीजें, बट तुम्हारे कुछ लोगों के घर ऐसे ही होते हैं कि लॉक भी स्मार्ट और लाइट्स भी स्मार्ट और सब कुछ, लोग को छोड़ के सब स्मार्ट बेसिकली, ठीक? तो होते हैं बहुत घर ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, जो चीज हर वाईफाई के रिस्पॉन्स पे, ब्लूटूथ पे और इंटरनेट का यूज करके चल रही है एक पूरे, तुम ये देखो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। आईओटी हमेशा ऐसे समझा जाता है, एक बल्ब हो गया, वो कनेक्टेड है इंटरनेट से, इंटरनेट से क्या कनेक्टेड है तुम्हारा फोन, और फिर ये बल्ब जो है वो बिजली से भी कनेक्टेड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी से इंटरनेट भी कनेक्टेड है, फिर तुम फोन भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करोगे, ये सब क्या है, इंटरलिंक है सब कुछ। दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, interlinking of devices with each other using the internet and the electricity। समझ गए? बल्ब अगर तुम एक कमांड पे, अब जैसे ये एसी चल रहा है, मान लो मैं फोन से इसका टेम्परेचर 26, 24, 25 किसी भी कमरे से, छत पे से, बाहर जाके कहीं से भी अपने मोबाइल डेटा से कर सकता हूँ। क्यों, कैसे हो रहा है? क्योंकि वो एसी जो है वो मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक? मेरे घर के वाईफाई से कनेक्टेड है, तो उसके अंदर एक चिप लगी हुई है जो कि बता रही है भाई तुम्हें कहीं से कोई भी कमांड आ सकता है, कभी भी, तुम तैयार रहो। भाई साहब एनएलआई से भी एसी बंद कर सकते हैं, अभी आप चालू होंगे, आपको कभी भी आपका मुंह बंद कर दिया जा सकता है। ये क्या है? ये है आईओटी। कहीं से भी आप अपने डिवाइस को अगर एक्सेस कर पा रहे हो तो क्या वो आईओटी के नेटवर्क का पार्ट है? आप भोपाल में बैठे हो, आप कल को कराची जा रहे हो, लेकिन आपको अपने पड़ोसियों पे भरोसा नहीं है, आप सीसीटीवी का फुटेज रोज देख रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि वो सीसीटीवी किसी तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, फुटेज कहीं तो ट्रांसफर कर रहा है वो, वाईफाई के थ्रू आपके फोन पे कर रहा है ट्रांसफर, कैसे? ऐप के थ्रू। ये होता है। यहाँ पर होती क्लास खत्म, फाइन। तो आपके पास हैं 5 मिनट, नोट्स जो बनाए हैं उसको आप करें रिवाइज। मैं कैमरा ऑफ करके 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ और 10:25 पे आई विल बी बैक, फिर हम रिवाइज करेंगे, जल्दी से चले जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाने बजा दूं। यस सर। वो आपको वो फुटेज दिखानी थी ना, वो जो आपने बोला था हाँ, सीन, मैं हाँ वो वीडियो दिखाना था, वीडियो वो ट्रेलर। जिसमें तो एक आपने काम करो, बोला तुम फुटेज है ना, हाउस ऑफ सीक्रेट। पहले ट्रेलर देख लो। भैया आशीष सोलंकी। हाँ हाँ ट्रेलर देखो, उसके बाद हम रिवाइज करें। ठीक है। सर एक बार वो वेब सीरीज की नेम रिपीट कर दो। अभी तुम ट्रेलर ही देख लोगे, उसके बता रहा हूँ ना।